So we'll start with next topic, very interesting topic known as surface tension. तो as you remember, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में प्राइमरीली 3 टॉपिक हमको देखने थे. उसमें से एक था हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स में वी टॉक अबाउट फ्लूइड्स एट रेस्ट. उसमें मोस्टली प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट ही हम लोग देखते हैं एंड द फेनामेना विच आर रिलेटेड टू प्रेशर, जैसे कि पास्कल्स लॉ हो गया. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सरफेस टेंशन. अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है विल सी इन डिटेल, लेकिन विल स्टार्ट विथ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन ओनली फॉर यू टू कनेक्ट विथ द टॉपिक. तो सरफेस टेंशन नाम में ये सरफेस, तो एनी लिक्विड एट रेस्ट, मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिक्विड बोला है, तो लिक्विड एट रेस्ट शोज सम सरफेस प्रॉपर्टीज. वो सरफेस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन. तो ये लिक्विड्स के लिए ही होता है. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू गैसेस. इट इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू गैसेस, बट जितना स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी आपको लिक्विड से देखने के लिए मिलेगा उतना गैसेस के लिए नहीं होता है. सो लिक्विड्स एट रेस्ट शो सम इंटरेस्टिंग सरफेस प्रॉपर्टी. अब ये इंटरेस्टिंग क्यों बोला है उसका भी रीजन है. इंटरेस्टिंग सरफेस प्रॉपर्टीज known as surface tension. तो I'll start with some examples of surface tension first, और फिर धीरे धीरे आगे थ्योरी डेवलप करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स कनेक्ट विद रियल लाइफ. जब बारिश होती है ना, तो रेन के ड्रॉप्स क्या शेप होता है उनका? स्फेरिकल. वेरी गुड. व्हाई? सरफेस टेंशन. तो लिक्विड का जो ड्रॉप होता है नॉर्मली उसका शेप होता है स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. और अगर आप जत्रा में गए होंगे, मैं इसलिए बोलता हूँ जत्रा में जाना चाहिए क्योंकि तुमको सारा साइंस एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा. तो यू सी दैट दे हैव दिस सोप सॉल्यूशन जिसमें आप एक वायर डिप करते हो एंड देन यू ब्लो, तो बबल बनते हैं. वो पूरा अभी कवर होगा हमारा सरफेस टेंशन में. तो जो बबल बनता है वो भी स्फेरिकल इन शेप है, अगेन ड्यू टू surface tension. Our nearest star or all the stars, they are spherical in shape because of surface tension. Then there are some insects, जैसे कि एक स्पाइडर होता है, इसको वाटर स्पाइडर बोलते हैं. That insect can walk on the free surface of water. तो ऐसा नहीं है कि उसका मास कम है या वेट कम है इसके लिए वॉक कर पा रहा है, ऐसा नहीं है. फ्री सरफेस ऑफ वाटर, उस पर एक फिल्म बनता है, एक लेयर बनता है जिसको बोलते हैं लेयर ड्यू टू सरफेस टेंशन. एंड ऑन दैट लेयर इंसेक्ट्स लाइक वाटर स्पाइडर कैन और इवन एंट्स कैन वॉक. तो ये जो फेनामेना है इनको आप बोलते हैं सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन इन डे टू डे लाइफ वी हैव सीन इन फ्यू एग्जाम्पल दैट आई टोल्ड यू. नंबर 1, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर ये ऐसा क्यों हुआ वो बाद में देखेंगे. तो एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन. नंबर 1, द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स और बबल्स इज स्फेरिकल. वो सरफेस टेंशन की वजह से हुआ है. इनफैक्ट आप जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से धोए जाते हैं. तो द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स और बबल्स is spherical due to surface tension. And I also give you example of water spider. So insects like water spider, water spider can walk on the surface of water. It is again due to surface tension. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अभी मैंने बताया, तो आई विल नॉट राइट डाउन ऑल द एग्जाम्पल्स हियर. तो ये जो नाम में ये सरफेस टेंशन मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, स्पेसिफिकली लिक्विड एट रेस्ट, और ये सरफेस प्रॉपर्टी है. तो ये सरफेस टेंशन सिर्फ सरफेस पे ही देखने के लिए मिलेगा. बेसिकली होता क्या है कि किसी भी फ्री लिक्विड मतलब अभी अगर आप एक कंटेनर में लिक्विड लेते हो तो जो उसका टॉप सरफेस है उसको फ्री सरफेस बोलते हैं. तो फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड लुक्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. और आपको पता है इलास्टिक कैसा दिखता है? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. इलास्टिक को खींचोगे
राइट। यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन रियल लाइफ, आई टोल्ड यू कि बहुत कुछ है। अभी इमेजिन दिस इज इलास्टिक और इसका एक्चुअली प्रॉपर्टी इलास्टिक है भी, तो इफ आई पुल दिस, कैसा दिखता है ये खींचा हुआ। तो जो फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड है ना, इट आल्सो अपीयर्स समथिंग सिमिलर, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो अब ये सरफेस टेंशन आया क्यों, इस सरफेस टेंशन का सोर्स क्या है, वो समझने के लिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। तो रिमेंबर, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड और लिक्विड एट रेस्ट। जितने भी लिक्विड्स तुम देखते हो आसपास में, अगर आप वाटर की बात करोगे तो ड्रॉपलेट का शेप होता है स्पेरिकल, प्लैनेट्स का शेप है स्पेरिकल, स्टार्स का शेप है स्पेरिकल, बबल्स का शेप है स्पेरिकल। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को समझने के लिए you have to use molecular theory. So let us begin with molecular theory first. Molecular theory. Molecular theory में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए what are intermolecular forces. सुना है क्या नाम? Intermolecular forces. What are these forces? क्या होते हैं intermolecular forces? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, वेरी गुड। तो इफ यू सी, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हो, कम से कम अगर दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हैं वो तो अट्रैक्ट करेंगे। इन जनरल मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सो एनी टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो याद रखना, यहाँ पे जब आप मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करोगे ना, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा इन जनरल अट्रैक्टिव होते हैं। तो any two molecules attract each other, this attractive forces are known as intermolecular forces, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं दे आर शॉर्ट रेंज। पता है शॉर्ट रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स? नहीं पता? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 11th स्टैंडर्ड, हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर देखा था। ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है बाय द वे, लेकिन हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस देखे थे। उसमें सबसे पहला था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव फोर्स बट इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। उसका रेंज कितना था? इन्फिनिटी। उसका हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन चार्जेस और करंट्स, राइट। अगर दो सेम टाइप के चार्जेस है तो फोर्स इज रिपल्सिव, अगर दो अपोजिट टाइप के चार्जेस तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। और यहाँ पे भी रेंज था इन्फिनिटी। जहाँ पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ आए, मतलब जहाँ पे फोर्स 1/r² फॉर्म में हो, वो हमेशा होता है लॉन्ग रेंज फोर्स, राइट। उसके बाद हमने देखा था, अगर याद होगा तो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाला शॉर्ट रेंज फोर्स, लेकिन उसका रेंज था ओनली 10⁻⁻15 मीटर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही वो रहता है। वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है ना, दे आर आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्सेस, पर इनका रेंज होता है अराउंड 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे डू नॉट वर्क। तो दिस फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज, these forces are short range, और इनका रेंज होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर, दैट इज 1 नैनोमीटर। रफली फ्यू नैनोमीटर तक ही रहता है ये। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमको सरफेस टेंशन समझना है तो हमको पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है वो पता होना चाहिए। व्हेन आई से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वन मॉलिक्यूल विल ऑलवेज अट्रैक्ट द अदर मॉलिक्यूल, इररिस्पेक्टिव कि वो दो मॉलिक्यूल सेम टाइप के है कि नहीं है। तो एनी टू मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द रेंज इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁹। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी मैंने आपको 11 में बताया था। I have told you this in some of the chapters in 11th standard, जब हम लोग फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर, फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो सरफेस में, क्योंकि फ्रिक्शन मतलब अपोजिंग फोर्स, और अपोजिंग फोर्स आया कहाँ से, जब हम ये देख रहे थे तब मैंने बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो
ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स और सरफेस के मॉलिक्यूल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। और मैंने तब बताया था कि आपको दो टाइप के कौन से फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडेसिव। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दीज आर ऑफ टू टाइप्स, पहला है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, मतलब सेम टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलोगे? कोहेसिव। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecules of the same type मतलब same substance, is known as cohesive force, is known as cohesive force. Example, force of attraction between two water molecules. दूसरे टाइप का फोर्स है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये भी आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसको मैं अगर उल्टा करता हूँ तो डेफिनेटली ग्रेविटी की वजह से वाटर विल फ्लो, वो तो है, लेकिन एक वाटर का मॉलिक्यूल आया तो वो दूसरे को अपने साथ लेके आता है, बिकॉज देयर इज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन फिर भी एट लास्ट आप ऐसा देखोगे कि ग्लास के सरफेस पे थोड़ा बहुत पानी रह ही गया, तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स इज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस ऑफ ग्लास, तो उसको बोलते हो एडेसिव फोर्स। और ये सारे बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 3 लेक्चर अगर आपको ये नहीं पता तो आने वाले 3 लेक्चर में आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दैट इज वाई गो विथ फ्रॉम वेरी बेसिक्स। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये पता होगा, 10th 11th में हो जाना चाहिए था। एनीवेज नहीं हो तो कोई बात नहीं है, बेसिक चीजें याद रखना। लेकिन सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस of different types या different substances is known as adhesive force, is known as adhesive force। आप जो स्टेशनरी की शॉप से गम लेके आते हो ना, उसका साइंटिफिक नेम एडेसिव है, क्योंकि वो वही काम करता है दो अलग अलग सब्सटेंस को स्टिक करने का। अगर आपको एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर चिपकाना है तो आप क्या करते हो? गम लगाते हो एंड देन यू स्टिक इट। उसका नाम यहीं से आ रहा है एडेसिव, वेयर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल स्टिक टू सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो एडेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। देन टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन हमको और 2-3 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, कहीं पे इसको रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली ये फोर्स अट्रैक्टिव ही होता है, इट इज नॉट रिपल्सिव, इसलिए इसको रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं एंड विल डिनोट इट बाय आर। तो एनी रफ आइडिया व्हाट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स? Distance between two molecules, good. So the maximum distance between two molecules up to which molecular forces are effective is known as range of molecular force। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल हो, मैंने इसलिए स्टार्ट ही वहाँ से किया आज कि आपको पहले तो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर पता होने चाहिए, इन विच आई टोल्ड यू कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लॉन्ग रेंज, उसका रेंज होता है इन्फिनिटी, मतलब दो मासेस में कितना डिस्टेंस है इट इज़ इररिलेवेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा रहेगा ही, सिर्फ डिस्टेंस के साथ फोर्स कम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है लॉन्ग रेंज फोर्स, वहाँ पे भी डिस्टेंस के साथ फोर्स कम होता है, लेकिन फोर्स जीरो नहीं होता, इन्फिनिटी पे होगा जीरो। फिर हमने देखा था शॉर्ट, मतलब शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज होता है सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर। मतलब जैसे ही दो न्यूक्लियॉन्स, दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स, ये जैसे ही 10⁻15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे गए तो न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट एक्ट। तो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻15 मीटर। वैसे ही दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब तक रहेगा? ओनली अप टू 10⁻9 मीटर, फ्यू नैनोमीटर। उसको आप बोलते हो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो टू मॉलिक्यूल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर अप टू सर्टन मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको आप बोलते हो रेंज। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, the maximum distance between two molecules up to which molecular, of course intermolecular forces are effective is known as range of molecular force, range of molecular force। देन अभी भी हमको सरफेस टेंशन समझने के लिए और दो तीन बेसिक पैरामीटर्स पता होने चाहिए। उसमें से एक है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अभी ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ मॉलिक्यूल हियर। अभी मैंने बताया कि ये मॉलिक्यूल किसी एक मॉलिक्यूल को, किसी भी और मॉलिक्यूल को एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इसका ये रेंज हो गया फॉर एग्जांपल। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी और मॉलिक्यूल को एक सर्टेन डिस्टेंस तक हर डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर पाएगा। तो अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जब आप हर डायरेक्शन बोलते हो तो शेप क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल तो लेट अस से ये है रेंज और मेरे हाथ में यहाँ पे मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इट कैन अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल अप टू दिस रेंज इन ऑल डायरेक्शन, राइट। तो ये तो बन गया सर्कल क्योंकि वर्टिकल प्लेन था। ऐसा मैं जब 3D में देखूंगा तो क्या बनेगा? स्फीयर। क्या बनेगा? स्फीयर। तो नाम से समझ में आ गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस कर सकता है जब वो मॉलिक्यूल इस स्फीयर के अंदर हो, तो दैट इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन हमको इसका डेफिनेशन बनाना है, तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरा जो इन्फ्लुएंस का वॉल्यूम है इट इज क्यूब, क्योंकि ये शेप ऑफ द क्लासरूम इज क्यूब, तो मैं बोलूँगा क्यूब ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी कोई अगर क्लास के बाहर खड़ा है तो उसको तो मैं नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता ना, अब वो बाहर क्या कर रहा है उसकी मर्जी। लेकिन तुम यहाँ पे, आई कैन टेल यू ध्यान दो, राइट। तो इन्फ्लुएंस मतलब किसी और मॉलिक्यूल का इफेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर रेंज तक अट्रैक्ट करेगा इन ऑल द डायरेक्शंस, तो बेसिकली एक स्फीयर बन जाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को? हम लोग एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है। इस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पे हमने एक मॉलिक्यूल रखा है और जो इस स्फीयर का रेडियस है वो क्या है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसको बोल देंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। डिफाइन कैसे करोगे? एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन with molecule at the center and radius equal to range of molecular force is known as sphere of influence। good, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका। तो an imaginary sphere drawn with molecule at the center and radius equal to range of molecular force
is known as sphere of influence, is known as sphere of influence. इसका मतलब ये भी होता है कि any other molecule, if that molecule is inside this sphere, it can exert attractive force on the molecule at the center. So any other sphere, any other molecule, if it lies, any other molecule if it lies inside this sphere, कोई और molecule अगर वो इस sphere के अंदर है, तो that molecule can attract the molecule at the center and vice versa. Vice versa मतलब उल्टा भी true है. तो molecule at the center can attract any other molecule if and only if that molecule is inside the sphere. Okay, good. तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेगी. गुड. सो क्या 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 बताया मैंने अभी? एनी मॉलिक्यूल can attract the molecule at the center if and only if that molecule is inside the sphere and vice versa. इसका मतलब the molecule at the center can attract any other molecule if and only if that molecule is inside the sphere. तो ठीक है, म्यूचुअल है वो. अगर पहला मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा भी पहले को अट्रैक्ट करेगा. डन. तो आई विल नॉट राइट इट डाउन हियर. अब बिफोर वी स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ, अभी तक मैंने सिर्फ टाइटल दिया था मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. अब तक मैंने सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं किया है. अब तक हम बेसिक्स ही देख रहे थे. तो अब वी कैन गो अहेड विथ बिहेवियर ऑफ लिक्विड सरफेस. मतलब सरफेस टेंशन क्या होता है, कैसे होता है, आप देखेंगे. तो बिहेवियर ऑफ लिक्विड सरफेस, which basically will explain what is surface tension and why there is surface tension. But again, आपको अगर सरफेस टेंशन समझना है तो एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, which is called सरफेस फिल्म. अब ये सरफेस फिल्म क्या होता है? फिर वैसे पता होना चाहिए. फिल्म क्या होता है? फिल्म मूवी की बात नहीं कर रहा मैं. बोलोगे फिल्म तो मूवी होता है. लेयर, हाँ ये बात सही है कि पहले मूवीज को फिल्म बोलते थे. उसका रीजन था, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, मे बी बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर बॉर्न आफ्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2003-4 के बाद, मोस्ट ऑफ यू. लेकिन माई जनरेशन, एटलीस्ट आई वॉज लकी. 88, 89, 90, 91 वाले लोग बहुत लकी है. वी हैव सीन ऑल द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशंस. तो पहले हम जब पिक्चर देखने जाते थे ना थिएटर में, तो उसको फिल्म बोलते थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे, अगर अभी भी देखने को मिल जाएगा आपको इन सम प्लेसेस, वहाँ पे ना प्रोजेक्टर रूम होता था. प्रोजेक्टर के आगे थिन लेयर होते थे. आपको खुद का भी फोटो निकालोगे, अभी तो मोबाइल में निकालते हो, पहले कैमराज में निकालते थे. कैमराज में रोल डालते थे. रोल देखा कभी? रोल के अंदर एक काले कलर का थिन लेयर होता था, स्ट्रिप, उसको बोलते थे फिल्म. तो एनी थिन लेयर इज कॉल्ड एज फिल्म. और मूवी को पहले फिल्म बोलते भी इसके लिए थे क्योंकि पहले डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम्स थे ही नहीं. तो साउंड अलग से देंगे और फिल्म अलग से होगा. तो क्या करते थे, प्रोजेक्टर रूम में एक स्ट्रिप लगा देते थे, उसके पीछे प्रोजेक्टर है, फिल्म के ऊपर लाइट पड़ेगा और वो लाइट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और साउंड अलग से डालते थे. तो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू प्रोड्यूस मूवीज दैट टाइम. साउंड वाज एन ऑल टुगेदर सेपरेट एंटिटी, और जो तुम वीडियो देखते हो वो अलग था. फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट एनीवेज, फिल्म इज अ थिन लेयर. तो सरफेस फिल्म, व्हाट डू यू थिंक इज सरफेस फिल्म? थिन लेयर कहाँ पे होगा? एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. वेरी गुड. तो सरफेस फिल्म मतलब इट इज अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड एट द फ्री सरफेस. डिफाइन भी करेंगे हम इसको, विल डिफाइन दैट ऑल्सो. हमारे लिए काम का है तो हम डिफाइन करने वाले हैं. तो सरफेस फिल्म, surface film is a thin layer at the free surface of liquid whose thickness is equal to molecular range. तो इसका जो थिकनेस है, इस लेयर का जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज. जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज. तो ये R है.
तो मैं नाम दे देता हूँ इसको, आई कॉल दिस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। तो व्हाट इज सरफेस फिल्म? इट इज अ थिन लेयर, it is a thin layer at the free surface of liquid, at the free surface of liquid with thickness equal to range of molecular force, range of molecular force। यहां तक क्लियर है? तो सरफेस फिल्म पता होना ही चाहिए टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन। तो अब तक हम लोगों ने, बिफोर वी स्टार्ट विथ द आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन, हमने देखा वाटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, cohesive and adhesive। the force of attraction between two molecules of the same type, मतलब same substance, cohesive, and the force of attraction between two molecules of different substances, adhesive force। फिर हमने देखा the maximum distance up to which the two molecules can attract each other is known as range of molecular force। फिर हमने देखा an imaginary sphere drawn with molecule at the center and radius equal to range of molecular force is called as sphere of influence। और sphere of influence का important टेक अवे पॉइंट ये था कि जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई और मॉलिक्यूल आएगा तो वो मॉलिक्यूल सेंटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट भी करेगा और खुद भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि देयर इज एक्शन रिएक्शन ऑलवेज। यहाँ तक क्लियर? फिर हमने एक सरफेस फिल्म डिफाइन कर दिया। सरफेस फिल्म इज अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड एट द फ्री सरफेस विथ थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इतना अगर पता है तो अब यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन और व्हाई फ्री सरफेस ऑफ liquid have some special properties। अब एक काम करेंगे टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन इन डिटेल। मैं तीन मॉलिक्यूल लेता हूं, एक लेता हूं मॉलिक्यूल ए विच इज वेल इनसाइड द लिक्विड, एक लेता हूं मॉलिक्यूल बी विच इज इन द सरफेस फिल्म, और एक लेता हूं मॉलिक्यूल सी विच इज राइट एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन हमने तीन मॉलिक्यूल इमेजिन कर लिए। एक मॉलिक्यूल था राइट एट द फ्री सरफेस सी, एक है विद इन द सरफेस फिल्म बी, और एक है वेल इनसाइड दैट इज ए। ओके, जस्ट अ मिनट। और क्योंकि ये जो थिकनेस है फिल्म का दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इसका मतलब ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सी के लिए जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो आधा किसमें है? आधा किसमें है? लिक्विड में। आधा किसमें है? एयर में। क्लियर? राइट? क्योंकि देखो ये रेंज है ना, रेंज, और रेंज ही क्या होता है? रेडियस होता है। अभी तो बताया, इसलिए मैंने बोला कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिकॉज रेंज इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर अ मॉलिक्यूल एट द सरफेस। लिक्विड का जो एक मॉलिक्यूल मैंने सरफेस पे इमेजिन किया, क्योंकि वो सरफेस पे है और थिकनेस ऑफ द फिल्म ये रेंज है, इसका मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का आधा पार्ट एयर में है और आधा पार्ट लिक्विड में है। सिमिलरली जो बी मॉलिक्यूल होगा, बी मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट, तो बी मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, बाय द वे, तो बी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एक छोटा सा पार्ट किसमें है? एयर में है, और बाकी पार्ट कहां पे है? लिक्विड में है। और सी के लिए, सॉरी ए के लिए पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे है? इनसाइड द लिक्विड। राइट? तो फॉर मॉलिक्यूल ए whole sphere of influence is inside the liquid। for molecule B a small part of sphere of influence is in air and the remaining part is in liquid water भी हो सकता है। and for molecule C half sphere of influence is in air and the rest remaining half is in liquid। अब होगा क्या इसकी वजह से? देखो ऐसा है, ए मॉलिक्यूल का अगर मैं बात करूं, एंड बहुत सारा थ्योरी है तो ऑफ कोर्स मैं कुछ लिखने नहीं वाला, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स होंगे दैट आई विल ओनली नोट डाउन। इफ आई टॉक अबाउट ए मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, और ए मॉलिक्यूल खुद लिक्विड का मॉलिक्यूल है,
ए मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो कौन से टाइप के हैं? सेम टाइप के हैं। सेम टाइप है ना, क्योंकि ए मॉलिक्यूल खुद लिक्विड का है, उसके आजू बाजू में पूरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही है। तो इसका मतलब ए मॉलिक्यूल पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव। तो ए मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस ओनली कोहेसिव फोर्स एंड द मैक्सिमम फोर्स, लेकिन नेट फोर्स इज जीरो। अब ऐसा नेट फोर्स जीरो क्यों हो गया? क्योंकि ए मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर एक मॉलिक्यूल टू द लेफ्ट है तो एक टू द राइट भी है, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेफ्ट में होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट में होगा। तो क्या हो गया? कैंसलेशन, राइट? न्यूट्रल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर है तो एक नीचे भी है, फिर तो यहां पे भी हो गया कैंसिल। इवन साइडवाइज इफ यू सी, तो यहां पे भी साइडवाइज भी यू विल सी दैट द फोर्स आर गेटिंग कैंसल्ड। तो इनफैक्ट ए मॉलिक्यूल पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स लग रहा है, लेकिन ए मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। अगर आप बी मॉलिक्यूल की बात करोगे तो बी मॉलिक्यूल के लिए इफ यू सी, इसका मेजर पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड लिक्विड। तो जो साइडवाइज फोर्सेस होंगे ना वो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितना फोर्स लेफ्ट से आ रहा है उतना ही फोर्स राइट से आ रहा है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट वर्टिकल फोर्सेस, नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे तो नीचे तो अट्रैक्शन है, कौन सा है? कोहेसिव फोर्स है। और ऊपर रिमेनिंग पार्ट, स्मॉल पार्ट किसमें था? एयर में। तो अब ये जो बी मॉलिक्यूल है वो वाटर का मॉलिक्यूल है या लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ऊपर कौन है? एयर। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स होगा, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एयर का डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड ये बहुत कम होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर भी लेता हूँ तो वाटर का डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर का है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट? इसका मतलब आप रफली ऐसा इमेजिन कर सकते हो, फॉर एवरी 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देयर इज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ एयर। मैं सिर्फ एक आपको स्केलिंग बता रहा हूँ, व्हाट आई सेड इज नॉट ट्रू, सिर्फ एक आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि नीचे अगर 1000 मॉलिक्यूल्स है वाटर के तो ऊपर सिर्फ एक मॉलिक्यूल है एयर का, मतलब एडहेसिव फोर्स इन दिस केस इज निग्लिजिबल। तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? डाउनवर्ड्स आएगा। और रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है? एडहेसिव है कि कोहेसिव है? कोहेसिव है। तो बी मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट फोर्स इज कोहेसिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर। द सेम स्टोरी रिपीट्स फॉर सी। सी के केस में तो आधा पार्ट सीधा एयर में है और आधा पार्ट लिक्विड में है, तो सी मॉलिक्यूल पे ज्यादा कोहेसिव फोर्स है और एडहेसिव फोर्स ऑलमोस्ट नहीं है। तो फॉर मॉलिक्यूल सी you will find there is also net force which is in downward direction, good। और ये नेट फोर्स कौन सा है? कोहेसिव। तो हमने क्या किया ना, हमको सरफेस टेंशन समझना था, तो हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए थे, ए बी एंड सी। ए वाज वेल इनसाइड द लिक्विड, और हमने देखा कि ये जो ए मॉलिक्यूल है इसका पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इनसाइड लिक्विड है। इसका मतलब ए मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल से, मतलब ए मॉलिक्यूल पे सिर्फ लग रहा है कोहेसिव फोर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा कोहेसिव फोर्स ऑफ कोर्स, लेकिन नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। तो ए मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जीरो है। ए मॉलिक्यूल इज एक्सपीरियंसिंग द मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स बट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। फॉर मॉलिक्यूल बी विच इज इनसाइड द सरफेस फिल्म, उस केस में बी मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स इज कोहेसिव विच इज डाउनवर्ड्स, और सी मॉलिक्यूल विच इज राइट एट द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, उस पर भी जो रिजल्टेंट फोर्स है इट इज कोहेसिव एंड डाउनवर्ड्स, बराबर। यहाँ तक क्लियर? अब एक बात बताओ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? ग्रेविटी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है इसके लिए, राइट? करेक्ट। अब मैं नीचे नहीं गिर रहा क्योंकि माई वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी, बट दैट वेट इज एक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म मेरे को प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस हो गए बैलेंस। इसके लिए आई एम नॉट फॉलिंग डाउन, लेकिन दिस पेन इफ आई रिलीज इट विल फॉल डाउन। मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो
मोशन उसी डायरेक्शन में होता है। एग्री टू दिस? बराबर। तो ये जो सरफेस फिल्म में, अभी तो मैंने दो ही मॉलिक्यूल दिखाए थे, बी और सी, सरफेस फिल्म में। तो सरफेस फिल्म में कोई और भी मॉलिक्यूल हुआ, वो तो है ही, कोई भी मॉलिक्यूल होगा अगर सरफेस फिल्म में, तो उसमें नेट फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड्स। सही है। और मैंने अभी बोला जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो, मोशन उस डायरेक्शन में होता है। तो सरफेस फिल्म के सारे मॉलिक्यूल्स दे विल ट्राई टू गो डाउन बिकॉज द नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स। बराबर। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल नीचे जाने लगे, ऐसा तो फिर कभी सरफेस का फिल्म बचेगा ही नहीं, क्योंकि सरफेस के फिल्म के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए, फिर नया सरफेस बन गया, फिर वो नए सरफेस के भी नीचे आ गए। ऐसा करोगे, मतलब ऐसा ये लोग करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स सरफेस के फिल्म में बचने ही नहीं वाले। तो होता क्या है, सम मॉलिक्यूल्स दे गो इनसाइड बिकॉज ऑफ नेट कोहेसिव फोर्स, करेक्ट। तो overall the molecules in the surface film they start going down, which minimizes the number of molecules in the film. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म में हो गए कम, राइट। अब जो बच गए वो एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं, है ना, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं वो, क्योंकि सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल कम है। मॉलिक्यूल कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो एक दूसरे को पकड़ेंगे, ऐसा थोड़ा करते हो ना तुम भी, स्ट्रेच, तो दे आल्सो स्ट्रेच, काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स। तो इसके लिए क्या होता है कि जो फ्री सरफेस होता है ना, फ्री सरफेस, इट लुक्स लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि वहां पे लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और क्योंकि वहां पे लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दे आर बेसिकली होल्डिंग देमसेल्फ वेरी टाइट, मतलब वो जितने भी मॉलिक्यूल्स बचे हैं उनके साथ उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर। इसके लिए सरफेस पे एक फिल्म जैसा बन जाता है, एंड देन एज आई टोल्ड यू, वाटर स्पाइडर कैन वॉक ओनली ऑन द सरफेस। और अगर आपको देखना है तो आप घर पे भी देख सकते हो ऐसा। टेक एनी लिक्विड, पुट इट इन वेरी क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड लुक एट द सरफेस। तुमको दिखेगा कि सरफेस है ना, एक फिल्म जैसा दिखेगा, थोड़ा स्ट्रेच दिखेगा आपको। यू कैन टेक एनी लिक्विड एज यू वांट। सिर्फ मिल्क मत लेना, उस पर मलाई आती है, फिर तुमको लगेगा कि मलाई ही फ्री सरफेस है, वो सरफेस टेंशन की वजह से नहीं होता है, दैट इज क्रीम। गुड। तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सरफेस टेंशन। ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, प्योरली थ्योरेटिकल। हम आएंगे फॉर्मूलास पे भी आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट थ्योरी है तो पहले थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए। सो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज tension, या there is stretched elastic membrane type of thing at the free surface of liquid। हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट लिया, हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक लिक्विड लिया, लिक्विड में एक सरफेस फिल्म नाम का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया। फिर हमने लिए 3 मॉलिक्यूल्स, उसमें से मॉलिक्यूल ए था वेल इनसाइड, तो मॉलिक्यूल ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है, मतलब ए is completely surrounded by same type of molecules, मतलब A पे सिर्फ लगेगा cohesive force और net cohesive force is 0। Then एक molecule लिया B within surface film, B का maximum portion of sphere of influence is in liquid and a very small part is in air। तो B पे net force है downwards which is cohesive। एयर की वजह से वहाँ पे adhesive force था, लेकिन एयर का डेंसिटी बहुत कम है, तो adhesive force due to air can be neglected because it is a very small force। Similarly for C का आधा sphere of influence is in liquid and half is in air। तो C मॉलिक्यूल, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ऊपर एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, यस करेंगे, लेकिन अगेन adhesive force is very small and net force on molecule C is cohesive and downwards। इसका मतलब सरफेस फिल्म में कोई भी मॉलिक्यूल हो, B हो, C हो या कोई और मॉलिक्यूल हो, any molecule within the surface film will experience a net downward cohesive force। इसका मतलब the molecules on the surface film will start going down। तो जैसे जैसे molecules start going down, तो मतलब molecules का नंबर कम हो रहा है, तो it minimizes the number of molecules in the layer। और ये जो बच गए molecules, they basically hold each other very tightly। That is why the surface looks like a stretched elastic membrane, and this property of the surface of a liquid is called as surface टेंशन। यहाँ तक क्लियर? पक्का समझ में आया क्या? पक्का? श्योर? 100%। अब
हमको समझना है व्हाट इज सरफेस एनर्जी, फिर हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे फाइनली सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का सीधा कनेक्शन सरफेस टेंशन के साथ है। तो मैं इसी डायग्राम के आगे कंटिन्यू करता हूं। ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है फिलहाल, फिर हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे उसको भी। तो एक काम करते हैं, बिफोर आई गो अहेड विथ सरफेस एनर्जी, मैं पहले सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल एक फॉर्मूला बना लेता हूं। तो लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। अब फॉर्मूला चाहिए ना, क्या हम लोग हमेशा थ्योरी थोड़ी बताते बैठेंगे। सरफेस टेंशन मतलब क्या, तो पूरा थ्योरी नहीं बताते बैठेंगे हर बार। तो व्हाट वी डू इज विल मेक अ फॉर्मूला आल्सो फॉर दिस। तो ऐसा करो, अगेन इसके लिए थोड़ा सा तुमको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। यू विल हैव टू इमेजिन, ऑफ कोर्स फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू इमेजिन थिंग्स। चलो मान लेते हैं जो कंटेनर है ना, ये पानी का ग्लास है, और ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ये आप साइड से देख रहे हो। अब तुम टॉप से देखो कैसा दिखेगा। मेरे पास अभी पानी का बॉटल नहीं है, गिव मी दैट वाटर बॉटल। तो ये तुम साइड से देख रहे थे, अब तुम टॉप से देखोगे, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। वेरी गुड। तो व्हाट आई विल डू नाउ इज, मैं इसको वैसे बोलते हैं, पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, एज ऑन एंड फेस ऑन। एज ऑन मतलब तुम जब साइड से देखते हो तो ये एज ऑन है, साइड व्यू है, राइट। एक है टॉप व्यू, फेस ऑन। तो तुम जब ऊपर से देखोगे ना तो तुमको ऐसा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। गुड। तो हमारे पास एक कंटेनर था लाइक अ सिलेंडर, उसमें लिक्विड था, अब उसको मैं देख रहा हूं फेस ऑन, टॉप व्यू देख रहा हूं। व्हाट आई विल डू इज, मुझे सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए। ये तो सब थ्योरेटिकल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम इस सरफेस फिल्म मतलब फ्री सरफेस पे, टॉप सरफेस पे, फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इमेजिनरी लाइन, दिस इज इमेजिनरी लाइन। कुछ नाम भी दे देते हैं इसको। लेट अस से दिस लाइन इज ए बी और इसका लेंथ एल है, तो मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कैपिटल एल। बट अब ये जो फ्री सरफेस है डेफिनेटली इस पे मॉलिक्यूल्स है, तो मैं यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स को इमेजिन कर लेता हूं। वैसे तो पूरे लाइंस पे मॉलिक्यूल्स है, लेकिन मैंने कुछ एक 4-5 मॉलिक्यूल्स दिखा दिए। मतलब ये 4-5 मॉलिक्यूल कैसे है, सी टाइप के हैं, जो डायरेक्टली कहां पे है, फ्री सरफेस पे है। अब एक बात बताओ, डायग्राम देख के जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पे कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? वो तो नेट होता है ना। मैंने नेट कहाँ बोला, नेट फोर्स डाउनवर्ड है, बराबर है। लेकिन अगर अच्छे देखोगे तो डाउनवर्ड्स भी है और टेंजेंशियल भी है, साइड वाइज भी है, राइट। तो टेंजेंशियल फोर्स भी है और डाउनवर्ड्स भी है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन पे जो मैंने मॉलिक्यूल्स लेके रखे हैं उस पे फोर्सेस है टेंजेंशियल और है इनवर्ड्स, क्योंकि तुम अभी यहाँ पे देख रहे हो फेस ऑन, टॉप व्यू। तो कोहेसिव फोर्सेस आर एक्टिंग, एक तो इनवर्ड्स एंड दूसरा है टेंजेंशियल। तो फिलहाल तो इनवर्ड फोर्सेस को भूल जाओ, निग्लेक्ट कर दो, है वहां पे लेकिन भूल जाओ। तो बचा कौन, टेंजेंशियल। तो इस इमेजिनरी लाइन ए बी पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सारे मॉलिक्यूल्स के साइड में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है, और वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको। और ये फोर्सेस क्या हो गया, कौन सा फोर्स है ये, टेंजेंशियल। कौन सा फोर्स है ये, टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल फोर्स है। तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स, इसको मैं बोल देता हूं एफ सफिक्स टी, टोटल टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस इमेजिनरी लाइन ए बी इज एफ टी। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। तो जब आप टोटल टेंजेंशियल फोर्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे ना, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन डिफाइन भी करके देता हूं मैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमने फ्री सरफेस लिया, उस पर एक लाइन इमेजिन किया ए बी, उस ए बी लाइन
का लेंथ ले लिया कैपिटल L, और उस ए बी लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है उस पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि उस पर डाउनवर्ड फोर्स नहीं है, लेकिन सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए हम लोग टेंजेंशियल फोर्स यूज़ करते हैं। गुड। तो इस पर जो टेंजेंशियल फोर्स था, टोटल फोर्स था Ft, उस टोटल टेंजेंशियल फोर्स को मैंने टोटल लेंथ से डिवाइड कर लिया, तो जो भी तुमको मिला पैरामीटर्स को बोलते हो सरफेस टेंशन। सीबीएसई के बुक्स में, एनसीईआरटी के बुक्स में इसको एस से डिनोट करते हैं, और हमारे स्टेट बोर्ड के बुक्स में इसको टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं डिफाइन करता हूँ सरफेस टेंशन, एंड देन देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो ऑलवेज। जहां भी तुमने सरफेस टेंशन वर्ड सुना, कौन सा फोर्स था? टेंजेंशियल। कौन सा फोर्स था? फोर्स क्या होता है? वेक्टर। तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा? तो जो डायरेक्शन टेंजेंशियल फोर्स का है वो किसका है? सरफेस टेंशन का। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन? ऑलवेज टेंजेंशियल, ऑलवेज टेंजेंशियल, ऑलवेज टेंजेंशियल, ऑलवेज टेंजेंशियल। अब ये भूलना नहीं। इसके इमीडिएटली बाद जो थ्योरी या जो भी डेरिवेशन आएंगे उसमें हमको डायरेक्शन हर जगह पे लगने वाला है, तो इसलिए अभी से पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन? टेंजेंशियल। अब डिफाइन भी कर लेते हैं। तो डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल। कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज tangential force per unit length acting on the molecules at the free surface of liquid। खत्म। वो नोट्स में भी लिख के दिया, थोड़ा नोट्स में मैंने डिटेल लिख के दिया है, क्योंकि दैट इज बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ डिफाइन करोगे तो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है उस पर। द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। The tangential force per unit length, आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है। Surface tension is defined as the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid। तो define कर देते हैं पहले। तो surface tension is defined as, surface tension is defined as the tangential force, tangential force, tangential force। एग्जाम में तुमको लिखना है, मेरे को नहीं। पर यूनिट लेंथ, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। आगे पर यूनिट लेंथ acting on both sides, acting on both sides, both sides। आगे मेरे को सुनाई कम देता है। of imaginary line drawn on the, of imaginary line, imaginary line drawn on the free surface of liquid, drawn on the free surface of liquid। हाँ, थोड़ा सा वर्ड्स हियर एंड देयर वो आप कर ही सकते हो। माय जॉब इज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बाकी तो लिखना आपको ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी जब नोट्स मैंने लिखे तो आई डिड नॉट फॉलो एनी बुक्स, जो समझ में आया लिख दो, साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। सो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स acting per unit length on the molecules, on the imaginary lines, ऐसे ना, on the imaginary line drawn on the free surface of liquid। तो वो ठीक है, अभी वो I will not go into much of the writing thing। तो सरफेस टेंशन हमने डिफाइन कर दिया, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको ऐसा यूनिट भी मिल जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर। ओके, हम एक और ऐसा यूनिट डिराइव करने वाले हैं सरफेस टेंशन का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वो आएगा आगे। डायमेंशनली स्पीकिंग सरफेस टेंशन, डायमेंशनली स्पीकिंग, अभी मैं सरफेस टेंशन को ना एस से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि टी होता है टाइम के लिए रिजर्व डायमेंशंस में। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स क्या है? m1 l1 t माइनस 2, और लेंथ क्या है? l1। तो डायमेंशनली क्या आएगा? m1 t माइनस 2। ये हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन। गुड, क्लियर।
तो सरफेस टेंशन मैथमेटिकली स्पीकिंग, मॉलिक्यूलर थ्योरी से समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन क्या था, लेकिन मैथमेटिकली व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। इमेजिनरी लाइन लिया, उस पर मॉलिक्यूल्स लिए, मॉलिक्यूल्स पे जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दिया, उसको बोल दिया सरफेस टेंशन। तो याद रखना, इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ड्रॉन acting on the molecules of imaginary line drawn on the free surface of liquid. Good, clear यहाँ तक? Then अब हमको देखना है सरफेस एनर्जी मतलब क्या। फिर हम लोग सरफेस एनर्जी का इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। तो वी विल बेसिकली फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज सरफेस एनर्जी, देन वी विल डिराइव अ रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो पहले ये सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है। बाय द वे, नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द सरफेस, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इज ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी। तो नाम से समझ में आ जाना चाहिए था ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो थोड़ा सा मैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाऊंगा अब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आई हैव सीन कि कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इतना कंफ्यूजन रहता है और बार बार उसको याद करते रहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी का इक्वेशन ऐसा आया था, वहाँ पे उस एनर्जी का इक्वेशन वैसा आया था। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, वो हमेशा वर्क डन से ही आता है। और जितने भी तुम 7 जगह पे टोटल देखोगे, 7, उसमें से कुछ मेरे को याद है, कुछ याद नहीं है, बाद में देखेंगे। नंबर 1, यू हैव सीन पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले कहाँ देखा था? इलास्टिसिटी में, सिक्वेंशली स्पीकिंग। चैप्टर नंबर 6, उससे भी पहले ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आपने बोला था कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस से एक हाइट h पे है, उसका हमको हाइट बढ़ाना है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ाना चाहते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और हमको ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है, तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? तो इफ यू वांट टू रेज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम initial height to some final height, you have to do work against the force of gravity, and work is energy which can neither be created nor be destroyed, so it is stored in the form of potential energy, right? It is stored in the form of potential energy। और potential energy किसका? ऑब्जेक्ट का नहीं, ऑब्जेक्ट एंड अर्थ एज अ सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंगल ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, इट इज एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सिस्टम। जैसे अभी तुम ग्राउंड से 2nd फ्लोर तक आए, तो तुम भी तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में आए, तुमने भी तो वर्क किया। ऐसे तो थक जाते हैं ना हम लोग ऊपर आते आते, राइट? क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग यू डाउन एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, और तुम यहाँ पे आके बैठ गए। अब तुम्हारा और अर्थ का एज अ सिस्टम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। हर एक ऑब्जेक्ट का है जो हाइट पे है, उसका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। एंड हाउ डू वी नो, हाउ कैन वी वेरीफाई? आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, पता है ना। ये तो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी देखा था। लोएस्ट पॉइंट पे ओनली काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होगा किसमें? पोटेंशियल में। वापस से नीचे आएगा तो पोटेंशियल कन्वर्जन होगा काइनेटिक में। तो हाउ डू यू नो इफ देयर इज पोटेंशियल एनर्जी? मैं पेन लेता हूँ, उसको ड्रॉप कर देता हूँ, कहाँ जाएगा? जब तक पकड़ के रखा था तब तक उसका स्पीड कितना था? तो उसके पास कौन सा एनर्जी है, कौन सा नहीं है? काइनेटिक नहीं है। उसको रिलीज कर दिया, उसका स्पीड बढ़ने लग गया, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गया, लेकिन उसका हाइट क्या हो रहा है? मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम। तो याद रखना ये, गुड, राइट। दूसरा जो केस था जहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी देखा था ग्रेविटेशन में, तो तुम उसको बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके इमीडिएटली बाद एक चैप्टर आया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आप इलास्टिसिटी सीखते हो। उसमें आपने बोला था कि एक रस्सी है हमारे पास, स्ट्रिंग है, उसके नीचे क्या लगा दिया? लोड। लोड ने क्या प्रोड्यूस किया? एक्सटेंशन। लोड ने वायर के लेंथ को बढ़ा दिया। लेंथ को बढ़ाना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना। डिस्प्लेसमेंट अपने आप नहीं होता, कौन करता है? फोर्स। यहाँ पे फोर्स कौन है? लोड। तो ये जो लोड है इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। मतलब क्या किया? वर्क किया। किस पे किया? वायर पे किया। तो वो वर्क कहाँ गया? स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? वायर में। उसको नाम दिया था स्ट्रेन एनर्जी या फिर इलास्टिक एनर्जी।
तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। उसके बाद आपने पोटेंशियल एनर्जी देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पहले चार्ज को लाए, नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं। दूसरे चार्ज को लाए, लेकिन पहला चार्ज था तो वो क्या करेगा, अपोज। तो दूसरे चार्ज को लाने में क्या होगा, वर्क होगा। तो ये वर्क डन कहाँ गया, इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये वापस से तुम 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे। इस केस में ये जो वर्क हुआ इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी हो वो कहाँ से आता है, वर्क से। तो अभी 12th में पहली बार हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी। चीज वही है, नाम अलग अलग है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि ये 6-7 टॉपिक सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है, तो आपको वो 7 टॉपिक करने की जरूरत ही नहीं है, एक करो हो गया सारा काम। तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है, हमने अभी अभी देखा। ये एक लिक्विड है, लिक्विड का फ्री सरफेस पे एक फिल्म है, एक लेयर है जिसको तुमने बोला था सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन पे नेट फोर्स है, कहां पे, डाउनवर्ड्स। तो मैं कोई भी मॉलिक्यूल ले लूं उस पे नेट फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज ड्यू टू कोहेजन। तो कोहेसिव फोर्स होता है इस पे एक्ट, सही है। तो लेयर के अंदर, मतलब विद इन दिस लेयर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम लेस, मिनिमाइज होने लग जाते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर सारे ही सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स नीचे जाने लग गए तो सरफेस फिल्म कभी बचेगा ही नहीं, फिर देयर इज नो सरफेस देन, सभी नीचे आ जाएंगे, करेक्ट, बराबर, गुड। अब इमेजिन, ऑफ कोर्स मेरे जोक्स बहुत पुअर होते हैं, आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट, लेकिन इमेजिन कर ही लो, शायद एग्जाम में याद आ जाए। इमेजिन यू ऑल आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, राइट। पहली बेंच पे किसी को बैठना ही नहीं है, तो पहली बेंच के सब उठ के पीछे चले गए, तो जो दूसरे रो में बैठे थे वो पहला रो बन गया, फिर वो उठ के पीछे चले गए, फिर वो भी गए तो तीसरा रो क्या बन गया, फर्स्ट रो, फिर वो भी पीछे चले गए। ऐसा करेंगे तो कोई आगे बैठने नहीं वाला, सबके सब पीछे रहेंगे। तो सेम इज ट्रू हियर, राइट, करेक्ट। फिर क्या होता है, जाके पीछे बैठते, फिर मैं बोलता हूँ चलो आगे आके बैठो, बोलता हूँ ना आगे आके बैठो। यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं और नीचे के मॉलिक्यूल्स उनको रिप्लेस करने के लिए ऊपर आ रहे हैं, राइट। आपको ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिंस द नेट फोर्स on the molecules within the film is vertically downwards, which means all the molecules in the film experience a net downward force. So few of the molecules from the film, they move down. Now to replace these molecules, the molecules from well inside, नीचे से molecule कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। देखो 2-3 चीजें हैं। एक, नंबर 1, जो नीचे molecules थे उस पर सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स लग रहा था, लेकिन नेट फोर्स क्या था, 0। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको ये जो कोहेसिव फोर्स है इसको ओवरकम करना पड़ेगा, राइट, करेक्ट। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, यू कैन से दैट। तो कोहेसिव फोर्स को ओवरकम करके जाने में या ग्रेविटी को ओवरकम कर जाने में अपने आप तो जाएगा नहीं, क्या होगा, वर्क होगा। क्या होगा, वर्क होगा। तो ये जो नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आ गए, ये कैसे आए, इन पे क्या हुआ, वर्क हुआ। क्या हुआ, इन पे वर्क हुआ, राइट। वर्क डन एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वर्क कहाँ गया, स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया, जहां मॉलिक्यूल जाता है वहां पे एनर्जी लेके जाता है, तो कहाँ स्टोर हो गया, सरफेस के फिल्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। Which also means that the molecules in the film possesses more potential energy compared to the molecules which are inside. तो ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है इसको तुम बोलते हो सरफेस एनर्जी। तो यू कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी possessed by molecules in the surface film is called as surface energy, right। कॉन्सेप्ट समझ में आया,
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आई कांट हेल्प इट मच, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या था कि सरफेस से फिल्म में सारे मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स डाउनवर्ड था, तो कुछ मॉलिक्यूल नीचे जाने लगे। अगर ऐसे सब नीचे जाएंगे तो फिल्म कभी बचेगा ही नहीं, देयर इज नो सरफेस देन। तो नीचे से कुछ मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं, लेकिन नीचे जो मॉलिक्यूल थे, डीप इनसाइड जो मॉलिक्यूल थे, दे वर फार मोर स्टेबल। सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स था, लेकिन नेट फोर्स जीरो था, तो वो स्टेबल थे। अब उनको वो सारे फोर्सेस को ओवरकम करके ऊपर आना है, मतलब उन पे वर्क होगा। अब ये वर्क कहाँ से हो रहा है वो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, सिर्फ इतना बताना चाहिए कि इन पे वर्क हो रहा है। ये वर्क डन हुआ तब जाके ऊपर गए। और वर्क डन एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जहां गए वहीं पे ये वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल को तुम बोलते हो सरफेस एनर्जी। क्लियर? अगेन, जैसे हमने सरफेस टेंशन का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा था, फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया। सिमिलरली सरफेस एनर्जी का ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे विच विल कनेक्ट सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो अगला टॉपिक देखोगे सिक्वेंशियली, तो वहां पे लिखा होगा सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, या सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। मैं बेटर उसको बोलता हूं रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अब इसके आगे बहुत सही है, क्योंकि यू विल आल्सो एंजॉय, यू कैन कनेक्ट, क्योंकि ये हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्रैक्टिकली किया ही है। वही जतरा वाला एग्जाम्पल, यू गो यू बाय सम काइंड ऑफ सोप सॉल्यूशन inside a small tube, they give you a small circular frame of wire, you dip it and you take it out, है ना? तो जब तुम बाहर निकालते हो तो जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो फ्रेम होता है उसमें एक लेयर बन जाता है। क्या बनता है? लेयर। दैट इज लेयर ऑफ सरफेस टेंशन, या फिर दिस इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। सिर्फ मैं शेप चेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे सर्कुलर था, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आई हैव अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, and of course this is rectangle. I know it may look to you as if it is a parallelogram, भाई लेकिन मैं तुमको अलग अलग एंगल से डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ 3D ऑन अ 2D। तो थोड़ा सा तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि आई कैन नॉट ड्रॉ 3D ऑन 2D सर्फेसेस। तो ये है, ये क्या है? ये है रेक्टेंगुलर फ्रेम। कुछ नाम दे देते हैं इसको, चलो नाम दे देते हैं इसको, बोलते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। हो गया? तो व्हाट यू हैव इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ सम मेटल। तो एक मेटालिक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसमें सिर्फ CD साइड कैन स्लाइड, बाकी सब फिक्स है। तो CD कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन लोगे तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। तो आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कैसे, कितना डिसिपेशन हुआ एनर्जी का। गुड। तो यू हैव रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम ABCD in which CD is free to move, flexible to move and is no friction, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ फ्रिक्शन नॉर्मली होता है, हमने इमेजिन कर लिया फ्रिक्शन नहीं है। अब ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसको तुमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाल लिया। तो जब इसको आप डिप करके बाहर निकालोगे तो यहाँ पे बन जाता है एक लेयर, एंड दिस लेयर, इसको तुम बोल सकते हो सरफेस फिल्म का लेयर है ये। सो इट इज लाइक अ फिल्म, फिल्म जैसा ही है ना। तुमने तो बताया फिल्म क्या होता है, तुमने बोला था थिन लेयर, बोला था कि नहीं? तो ये थिन लेयर है कि नहीं, है ना? तो ये फिल्म जैसा है, इट इज लाइक अ फिल्म। क्लियर यहां तक? गुड। देन एज यू नो, बिकॉज यू शुड नो नाउ, जहां जहां पे फ्री सरफेस हो वहां वहां पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे भी फ्री सरफेस है, इस पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा। टेंजेंशियल मतलब साइड वाइज। तो टेंजेंशियल फोर्सेस विल ट्राई टू पुल ईच साइड इनवर्ड्स, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है। और लिक्विड सिर्फ अंदर है तो अंदर की तरफ ही पुल होगा, बाहर है क्या लिक्विड? नहीं है ना। तो यहाँ जहां जहां पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हुआ
वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल्स कौन सा फोर्स लगाएंगे? कोहेसिव। मतलब इमेजिन मैंने यहाँ पे एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लिया, ऐसा तो एक लिया, लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पे सब लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। इन सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे ये जो उनके बाजू वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? कोहेसिव, एंड दैट इज टेंजेंशियल। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये जो लिक्विड है ना, इट इज ट्राइंग टू पुल ईच साइड इनसाइड। अब सुनो जो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये होता है कि ये जो टेंजेंशियल फोर्सेस है ना ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स, ये सारे साइड्स को अपनी तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं, इनसाइड खींचते हैं। बराबर, वरना दिख रहा है ना ऐसा, इधर भी आएगा वो, बाय द वे यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे भी है। ठीक, तो जब ये सारे साइड्स अंदर की तरफ आने लगे तो एरिया बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। वेरी गुड। मतलब सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है टू रिड्यूस सरफेस एरिया। आपको पता है विच ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया? स्फीयर। दैट इज व्हाई लिक्विड्स यू विल ऑलवेज सी इन द शेप ऑफ स्फीयर। तो ये जो स्फेरिकल शेप बना, ये इसके लिए बना क्योंकि सरफेस टेंशन का ये प्रॉपर्टी बन गया अब, दैट इट विल ट्राई टू रिड्यूस सरफेस एरिया, एंड द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद द मिनिमम सरफेस एरिया इज अ स्फीयर। क्लियर है तक? गुड। अब ये चारों साइड पे एक फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स टेंजेंशियल ड्यू टू सरफेस टेंशन, लेकिन उसमें से तीन साइड तो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है, वो तो नहीं मूव होंगे। तो मूव कौन होगा? CD। तो CD पे एक फोर्स लग गया, टेंजेंशियल फोर्स लग गया इनवर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन। बिफोर आई गो अहेड, मैं पहले इस टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला लिख दूंगा। ये टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ड्यू टू, अब मेरे को ये देख के बताओ, फॉर्मूला देख के बताओ, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या आएगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या आएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सिर्फ लेंथ को वहां डाल दिया। बराबर, करेक्ट। तो यहाँ पे जो ये फोर्स है, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, तो क्या लिखना चाहिए? टेंशन इनटू लेंथ। लेकिन नोट्स में देखो तो 2 लिखा हुआ है आगे। अभी 2 क्यों लिखा? चलो यहाँ ध्यान दो, 2 क्यों लिखा? ये जो तुमने केस लिया था, ये था कंटेनर, उसमें था पानी और सिर्फ ऊपर का सरफेस था फ्री। तो यहाँ पे फ्री सरफेस कितने हैं? 1, सिर्फ ऊपर का। नीचे का कहाँ फ्री? नीचे तो पानी है ना, तो फ्री सरफेस कितना है? 1, राइट। ये जो तुम केस देख रहे हो यहाँ पे क्या है? फिल्म है, फिल्म। तो फिल्म का फ्रंट फेस भी फ्री है और बैक फेस भी फ्री है, तो टेंशन भी डबल है फिर, तो टेंशन भी 2 टाइम्स आएगा। गुड। तो यहाँ पे टेंशन 2 कब लिखना? When there are 2 free surfaces। तो अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, और मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है और मेरे पास एक लिक्विड बबल है। वाटर ड्रॉप, वाटर बबल, ड्रॉप एंड बबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल? ड्रॉप इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर एंड बबल इज लाइक अ हॉलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के केस में, ड्रॉप के केस में कितने फ्री सरफेस है? 1 से बाहर का, राइट। तो टेंशन लोगे सिर्फ T, राइट। और बबल के केस में तो वहां पे टेंशन लोगे 2T। अब याद रखना, जेई नीट के क्वेश्चंस के टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो whenever you have 1 free surface you take tension only once, when you have 2 free surface you take tension twice। तो ये 2 क्यों आया? इट इज बिकॉज ऑफ 2 free surfaces। ये फिल्म था, फिल्म इज अ थिन लेयर, तो बाहर का सरफेस भी फ्री है और पीछे वाला भी फ्री है। गुड, पक्का श्योर। अब ये जो फोर्स है ये इनवर्ड है, इनवर्ड, करेक्ट। तो ये CD साइड को अंदर की तरफ मूव करेगा। मान लो कर लिया, इमेजिन कर लिया उसने मूव अंदर, तो यहां तक आ गया CD अब, ठीक, बराबर, गुड। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने फिल्म बना के थोड़ा टाइम छोड़ दिया था, तो सरफेस टेंशन के फोर्स ने क्या किया? CD को अंदर ले लिया, राइट, करेक्ट। मुझे इस CD पॉइंट को
वापस से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमने फिल्म बनाया और उसको छोड़ दिया तो इनवर्ट फोर्स था तो ये साइड शिफ्ट हो गया होगा अंदर। अब मुझे उस साइड को वापस उसके पोजीशन पे लेके जाना है, मतलब मुझे CD को, इस लाइन को वापस बाहर की तरफ निकालना है। कितने से डिस्प्लेस करना है? dx से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट C डैश D डैश। तो मुझे एक फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना फोर्स है? F डैश। तो आपने क्या किया ना, आपने इस फिल्म का एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम अगर रेक्टेंगल का एक साइड शिफ्ट कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? क्या बढ़ा रहे हो? एरिया। तो तुमने जब CD को शिफ्ट किया बाहर की तरफ, मतलब एरिया बढ़ाया, तो तुमने क्या फोर्स अप्लाई किया? F डैश। और ये जो F डैश फोर्स है, इट शुड बी इक्वल टू F। तो जितना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन था, क्योंकि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ने एरिया कम किया, मुझे वापस से ओरिजिनल एरिया पे लेके जाना है। तो जितना फोर्स सरफेस टेंशन ने लगाया उतना ही मैं लगाऊंगा इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तुमने ज्यादा लगा दिया तो बात ही खत्म हो गई। ज्यादा लगा दिया तो पता है क्या होगा? ज्यादा लगा दिया तो ये होगा, गया जो सरफेस फिल्म था वही फट गया, एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। तो इसके लिए जो फोर्स तुम एक्सटर्नली लगा रहे हो F डैश, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर तुमने लगा दिया तो फिल्म भी गया काम से। तो रिमेंबर, ये जो F डैश है, दिस शुड बी इक्वल टू F। तो कितना आ गया? 2TL। सही है, करेक्ट। ये फोर्स हमने लगाया ना, तो वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन इज स्मॉल वर्क डन, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल किया है। व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब F डैश, डिस्प्लेसमेंट तुमने किया dx, लेकिन जो F डैश था वो था 2TL और ये है dx। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। लेकिन यहाँ पे L इंटू dx है, मतलब लेंथ, ये जो साइड है इसका लेंथ है L और ये है dx। तो L dx क्या है? ये चेंज इन एरिया है। क्या है ये? चेंज इन एरिया। वेरी गुड। या तो तुम बोल सकते हो इंक्रीज इन एरिया है। क्या है वो? इंक्रीज इन एरिया। तो रिमेंबर ये जो L dx है वो इंक्रीज इन एरिया या फिर चेंज इन एरिया है। तो ये जो L dx तुमने लिखा ना यहाँ पे, ये L dx इट इज इंक्रीज इन एरिया, राइट। थोड़ा यहाँ भी गलत लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के, बताता हूँ क्यों। सही है, यहाँ तक क्लियर? L dx क्या है? इंक्रीज इन एरिया है। तो लेकिन दो फ्री सरफेस है ना, अगर फ्रंट फेस का एरिया बढ़ेगा तो बैक फेस का भी बढ़ेगा। तो व्हाट इज टोटल चेंज इन एरिया? 2dA। तो टोटल चेंज इन एरिया क्या होगा? 2dA। तो इसको ऐसा लिखना नहीं, यू हैव 2TL dx। इसको लिख लो यहाँ पे T इंटू 2L dx। तो 2L dx इज द टोटल इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फिल्म, फ्रंट एंड बैक दोनों मिला के। तो dw इक्वल टू क्या आ गया? TDA। क्या आ गया? dw क्या है? TDA। व्हाट इज dw? वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया। और ये वर्क डन, इट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। कहाँ गई ये एनर्जी? स्टोर हो गई किसमें? सरफेस फिल्म में। तो उसको क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी। एंड इन द प्रोसेस इफ यू सी, T भी आ गया, तो हम किसका रिलेशन बना लिए? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का। तो सरफेस टेंशन को तुम अल्टरनेटिवली भी डिफाइन कर सकते हो। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू dw बाई dA। तो सरफेस टेंशन को तुम ऐसा भी बोल सकते हो, सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी स्टोर्ड इन अ फिल्म पर यूनिट एरिया, राइट। तो वो दिया होगा नोट्स में, वो भी लिखा होगा, इट इज अ सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। बराबर, करेक्ट। तो इसका नया ऐसा यूनिट भी बन जाएगा। फिर एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और एरिया क्या होता है? तो जूल पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट, हो गया, डन, गुड। यहां तक क्लियर? जूल पर मीटर स्क्वायर, सही है ना? पक्का श्योर? 100%? ओके, तो वो आ गया आपका जूल पर मीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? मैं ये कॉन्सेप्ट वापस रिपीट कर देता हूं। तो व्हाट वी हैड इज
हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम था जिसमें से एक साइड CD was free to move without friction. There is no friction. Now you take this metallic frame, dip it into a soap solution and take out. So there is a film of soap solution. तो ये जो चारों साइड है, चारों साइड पे टेंजेंशियल सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट होगा और टेंजेंशियल फोर्स मतलब इनवर्ड फोर्सेस है। बाहर तो लिक्विड है नहीं तो अंदर ही फोर्स लगेगा, इनवर्ड्स होगा। उसमें से जो 3 साइड थे वो तो फिक्स थे, वो तो मूव नहीं सकते, तो सिर्फ एक साइड था जो फ्लेक्सिबल था, तो वो अंदर की तरफ मूव होने लगा ड्यू टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। हमने क्या किया ना, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया बाहर की तरफ, तो जो फोर्स हमने लगाया बाहर की तरफ उस फोर्स ने एरिया इंक्रीज कर दिया क्योंकि उसने साइड CD को डिस्प्लेस कर दिया थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ dx, करेक्ट। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगाया इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो जितना सरफेस टेंशन का फोर्स था उतना ही लगाना पड़ेगा तुमको, ज्यादा नहीं लगा सकते, करेक्ट। F डैश इज इक्वल टू F, लेकिन F क्या है बाय डेफिनेशन, क्या है टेंशन इनटू लेंथ, लेकिन यहाँ पे टेंशन डबल होगा 2TL क्योंकि 2 फ्री सरफेस थे, करेक्ट, गुड, यहाँ तक क्लियर। तो जो F डैश फोर्स है उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया dx, तो वर्क डन कितना हो गया F डैश dx, लेकिन F डैश क्या है 2TL इंटू dx, T को अलग रखो तो 2L dx, L dx is the increase in the front side area and L dx will be increase in the back side area, तो 2L dx is total increase in area, तो total increase in area ये आ गया आपका dA। ये जो वर्क हुआ to increase the area of the film, वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो स्टोर होगा। अब कहाँ स्टोर होगा, फिल्म में स्टोर होगा, तो दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी। तो dW इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी, T इज सरफेस टेंशन एंड D इज इंक्रीज इन एरिया। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं CET में, JEE में, नीट में, इस सिंगल फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, देखोगे आप बाद में। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट एरिया या तो फिर सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। तो सरफेस टेंशन का और एक यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं आपको सिर्फ आज इंट्रोड्यूस तो कर देता हूं एंड देन वी विल सी द थ्योरी। पिच चालू हो गया, पिच 2 दिन के बाद होली है, तब तुम पिचकारी यूज कर सकते हो, अभी पिच मत करो। वी आर रियली आई मीन ऑफ कोर्स हर साल का मेरा एक शेड्यूल होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ उसको फॉलो करने की, तो करेंगे। तो अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आई विल नॉट ट्रबल यू अलॉट, सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब बेसिकली होता क्या है, जब भी एक लिक्विड एक सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आए तो एक मिनिस्कस बनता है। यू नो व्हाट इज अ मिनिस्कस? नहीं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप को बोलते हो मिनिस्कस। सो व्हेनेवर अ लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड, तो इनसाइड द ट्यूब यू विल सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कर्व शेप and that curve shape is known as meniscus। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। You have something like this, ये मैंने एक ट्यूब ले लिया, ग्लास ट्यूब, इसमें मैंने एक लिक्विड भर दिया। अब डिपेंड करता है कि मिनिस्कस कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ लिक्विड पे। There are 3 types of liquid which normally you will be talking about। एक होता है लिक्विड which completely wets a solid, एक होता है liquid which partially wets a solid, एक होता है liquid which does not wet a solid। ऐसा भी liquid होता है जो solid को wet नहीं करता है। तो liquid which completely wets a solid, उसके लिए सरफेस का जो शेप होता है वो अलग होता है, मिनिस्कस अलग होता है। liquid which partially wets a solid, उसके लिए मिनिस्कस का शेप अलग बनता है, और लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड उसके लिए अलग बनता है। तो मैं 2 ही केसेस बताऊंगा। बाय द वे, लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड इज मर्क्यूरी। तो अगर तुमने किसी का प्रैंक करने का सोचा, करना मत वैसे, तुमने गुब्बारे में मर्क्यूरी भर के उसको मारा,
तो मर्क्यूरी उसके क्लोथ पे, उसके बॉडी पे स्टिक करेगा ही नहीं, पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। तो मर्क्यूरी इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड। लेकिन करना मत, मर्क्यूरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो मर्क्यूरी भर के किसको मारा, गया। गुड। तो इन केस ऑफ मर्क्यूरी यू विल सी द मिनिस्कस इज कॉन्वेक्स कॉनकेव। नीचे से देखोगे तो कॉनकेव, ऊपर से देखोगे तो कॉन्वेक्स। हम लोग नॉर्मली ऊपर से ही देखते हैं, इस चीज को बोलते हैं अपर कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको, अपर कॉन्वेक्स। एंड इफ यू टेक लिक्विड लाइक वाटर या केरोसिन, उस केस में बनता है कॉनकेव, अपर कॉनकेव। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट में क्या करते हो, जहां पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हुआ वहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो। तो जहां पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हुआ, मतलब यहां पे कांटेक्ट हुआ, दिख ही रहा है यहां कांटेक्ट हुआ, वहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फिर उस टैंजेंट से लेके तो सॉलिड के सरफेस तक एंगल मेजर करते हो इनसाइड द लिक्विड। क्योंकि मैं ये भी एंगल मेजर कर सकता था, ये भी सॉलिड सरफेस है, टैंजेंट है, टैंजेंट और सॉलिड सरफेस में एंगल है, लेकिन ये तुमने मेजर किया आउटसाइड द लिक्विड। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए what you do is you draw a tangent to the free surface of liquid at the point of contact of solid and liquid, and then you measure the angle between the tangent and the surface of solid but inside the liquid. इसको बोलते हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, जैसे मर्क्यूरी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको, ऑब्ट्यूज। क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज। और इन केस ऑफ केरोसिन या वाटर के जैसा, यू ड्रॉ अ टैंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड देन मेजर द एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। तो कितना आया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्यूट। तो फॉर अ लिक्विड विच वेट्स और पार्शियली वेट्स अ सॉलिड, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज acute, and for a liquid which does not wet a solid, angle of contact is obtuse. तो कल मैं वापस से एंगल ऑफ कांटेक्ट अच्छे से मैं बताऊंगा, एंड देन विल सी टुमारो, बाकी का सब कल।